नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना शुरू करने के पहले कल मैंने आपसे उन 3 बच्चियों की आत्महत्या के बारे में जो 5 पक्ष या 5 लोग या 5 पार्टीज जो बताई थी, उनसे पहली बार किस्सागोई में अपने परिवार से अनुरोध किया था कि आप अपनी टिप्पणियां बताएं, क्योंकि उसमें मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। मैं आपको बताऊं कि बहुत मुझे खुशी हुई और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि विचलित कर देने वाली बात मेरे लिए थी कि आज 200 से अधिक कमेंट केवल इस सिलसिले में कि गलती किसकी थी, और करीब करीब 70 के आसपास मेल मुझे कल तुरंत एपिसोड के तुरंत बाद से ही मिले। बहुत ही मार्मिक मेल भी मिले, और शब्दों की मर्यादा में मैं जिन मेल करने वालों का जिक्र कर सकता हूं मैं करूंगा। और आज मैंने ये भी डिसाइड किया है कि जिन जिन लोगों ने जो कुछ भी लिखा है सबका नाम भी लेके उनके कमेंट को बताऊंगा। उसके पीछे कारण ये है कि बहुत बार मंच पर, इस सार्वजनिक मंच पर हमारे परिवार के लोगों को ये गुस्सा भी रहता है और कभी कभी शिकायत भी करते हैं, जो वाजिब भी है कि साहब आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो आज मैं उन सभी लोगों का नाम लूँगा जिन्होंने या तो मेल की है या टिप्पणी की है, लेकिन मेल का जवाब उन्हीं लोगों का दूंगा जो मैं शब्दों की मर्यादा में रह के दे सकता हूँ, क्योंकि इतनी मार्मिक मेल लोगों ने लिखी है। और मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि हमारा किस्सा गोई परिवार मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से बहुत रिच है। जिस तरह के का विश्लेषण करके लोगों ने कमेंट किया है, मैं बड़ा अभिभूत हूँ। पहले मैं मेल्स का जिक्र करूंगा, उसके बाद फिर कमेंट में दिए गए टिप्पणियों का जिक्र करूंगा। मेल में सबसे पहली मेल जो कल शुरू में मिली मुझे, पहली मेल श्री शेखर सिंह की थी। उन्होंने ये बताया कि सबसे ज़्यादा गलती सौतेली माँ की है, उसके बाद माँ साहब की। कुलदीप शर्मा जी कहते हैं कि माँ की गलती है। जय महाकाल की आईडी वाले कहते हैं कि माँ साहब की गलती है। बबलू सिंह कहते हैं कि बाप वासना से ग्रसित स्वार्थी व्यक्ति था, सारी गलती उसी की है। ब्रिजेश कुमार जी कहते हैं कि बिल्कुल माँ साहब की गलती है। बामदेव बताते हैं कि 1998 में उस जमाने में बहुत ही पॉपुलर नारा दीवारों पर लिखा रहता था कि हम दो हमारे दो। माँ साहब ने जरूर देखा होगा, और माँ साहब ही नहीं, उस समय गांव देहात शहर हर जगह ये नारा चलता था, हम दो हमारे दो। लेकिन बच्चे दो ही अच्छे, ये दो एक साथ 2 लाइनें लिखी होती थी, बच्चे दो ही अच्छे और हम दो हमारे दो। लेकिन फिर भी माँ साहब की न तो इस पे नज़र पड़ी, न उन्होंने इस पे अमल किया। डी के ओहा साहब हमारे बहुत पुराने और लगभग हर एपिसोड पर टिप्पणी करने वाले हमारे परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने ये कहा कि माँ का ज़्यादा कसूर है। माँ साहब अगर चोरी छिपे भी अपने बच्चियों से थोड़ा बहुत भी प्रेम करते तो बच्चियाँ कभी आत्महत्या नहीं करती। श्री जयप्रकाश दुबे कहते हैं कि जब त्रेता युग में कैकेयी ने, जो प्रभु श्री राम की सौतेली माँ थी, उन्होंने भी उस युग में सौतेली माँ जैसा ही व्यवहार प्रभु श्री राम के साथ किया था। ये तो कलयुगी माँ है, इनसे यही अपेक्षा थी और इनकी ही सबसे अधिक गलती है। नरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि भक्तराज ध्रुव की माता का नाम सुनीति और सौतेली माता का नाम सुरुचि था, और उस समय भी सुरुचि ने ध्रुव के साथ इसी तरह का व्यवहार किया था, और ध्रुव के पिता श्री उत्तानपाद ने एक भी शब्द नहीं बोला था। कहने का मतलब ये कि ये बात पहले से चली आ रही है। श्री बद्रीनाथ गुप्ता जी कहते हैं कि गलती माँ साहब की थी, पर माँ और समाज और ननिहाल तीनों बराबर के दोषी हैं, क्योंकि बाप की गलती इसलिए ज़्यादा थी माँ साहब की कि उन्होंने एक लाइन लिखी है कि जब माझी नाव डुबोए उसे कौन बचाए। श्री प्रसून चंद ने लिखा है कि मेरी माताजी प्रतिदिन किस्सा गोई सुनती हैं, उनसे कोई भी एपिसोड मिस नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी कोई टीका टिप्पणी करने के लिए मुझसे नहीं कहा। कल ये सुनने के बाद, इस एपिसोड को सुनने के बाद, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी कही हुई बात को फ़ौरन मेल में लिखिए। उनका ये कहना था
कि माँ साहब सबसे बड़े अपराधी हैं। इसलिए वो कह रही थीं कि उनके घर के ठीक सामने ऐसा ही एक परिवार है जिसमें परिवार के मुखिया ने अपने पहली पत्नी के सभी बच्चों को त्याज्य दिया, उनको त्याग दिया, उनको छोड़ दिया, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। श्री सिद्धार्थ सिंह लिखते हैं कि माँ साहब रीढ़ विहीन सेक्स ऑब्सेस्ड व्यक्ति थे और ननिहाल और मामा लोग इनका माँ साहब के बाद का बड़ा कसूर है। तीसरा कसूर समाज के उन 4 लोगों का है जो हर जगह अपनी नाक घुसा देते हैं, अपना परिवार नहीं देखते हैं और समाज के ठेकेदार बन जाते हैं। एक वकील साहिबा हैं हमारी, किस्सा गोई की परिवार के सदस्य हैं, सीमा बर्दिया। इनकी भी टिप्पणियाँ आप सुनते होंगे। इन्होंने मेल किया, इन्होंने लिखा कि दोष सबका बराबर है, दोष लड़कियों का भी है कि उन्होंने अपराध को सहन किया। अपराध करने वाले से अधिक गुनहगार अपराध सहने वाला होता है। भाई को साथ में लेकर जुल्म का विरोध करना था। ऐसे आत्महत्या करने से कोई मतलब नहीं था। श्री सौरभ गुर्जर मेरठ से लिखते हैं कि पहली गलती माँ साहब की, सबसे बड़ी गलती माँ साहब की, फिर पत्नी की, फिर लड़कियों की। उन्होंने भी गलत निर्णय लिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मेल जो मैं अंतिम में पढ़ रहा हूँ वो मेरे किस्सा गोई परिवार के ही हैं और इत्तफाक से वो माँ साहब की जो दूसरी पत्नी थी उनके परिवार से हैं, बहुत सगे हैं उनके। उन्होंने एक अनुरोध किया है कि मेरा नाम उजागर न किया जाए। सार्वजनिक रूप से नाम उजागर करने में फिर मुझे उसी पंचायत और दुनिया भर की बातों का जवाब देना होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सारा दोष माँ साहब का है। उनका कहना है कि जब उन्होंने दूसरी शादी की बात की, वही 4 समाज के 4 लोगों ने जब दूसरी शादी की बात की तो उनके सामने 3 प्रपोजल थे, लेकिन बाकी प्रपोजल शायद उनके हम उम्र महिलाओं के थे। इस जो इनके परिवार के हैं यानी जिनसे उन्होंने शादी की, रेणु शायद नाम था, उनसे शादी की, उनसे सबसे कम उम्र की वही थी और उम्र इतनी कम थी कि माँ साहब की सबसे बड़ी लड़की पूनम से भी 1 साल छोटी थी। यानी जो दोनों बहनें पूनम और उपासना उनकी हम उम्र थीं जिनसे उन्होंने शादी करने का फैसला किया। ये फैसला उनका था कि इन प्रपोजल्स में वो इसी से शादी करेंगे। दूसरी बात वो लिखते हैं कि माँ साहब का ये कहना था कि उन्हें उनकी जो रिश्तेदार हैं यानी जो दूसरी बीवी थी यानी सौतेली माँ थी बच्चियों की, उनका ये कहना है, उनके घर वालों का, कि उन्हें शादी के समय ये बताया गया था कि माँ साहब के 2 बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करना होगा। लेकिन जब वो शादी होके आईं तो उन्हें उपासना, पूनम और बाकी लड़कियां जब मिली तो उनको लगा ये शायद हमारी नंदे हैं। लेकिन 1-2 दिन में ही क्लियर हो गया कि ये माँ साहब की लड़कियां हैं जो उनसे भी 1 साल उम्र में बड़ी हैं। वो लिखते हैं कि जब उसको ये पता लगा कि ये तो हमारी नंदे हैं जो हमसे उम्र में भी थोड़ी थोड़ी बड़ी हैं, तो इस बात को लेकर काफ़ी घर में विभेद हुआ था, काफ़ी शोर शराबा हुआ था और काफ़ी नाराज़गी हुई थी। फिर वो कहते हैं कि बच्चियों को अपनी भाभी से बहुत उम्मीद थी कि भाभी जब आ जाएंगी तो ये सब बातें ठीक हो जाएंगी, जो हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है ये ठीक हो जाएगा, हम लोग एक हो जाएंगे। लेकिन भाभी ने आते ही 4-6-10 दिन के बाद ही कहा कि हम अकेले इतने लोगों का खाना नहीं बना सकते, चूल्हे 2 कर दिए जाएं, एक में ये लड़कियां सब अपना खाना बनाएंगी, एक में मैं और अपना और अपने पति का खाना बनाऊंगी। पर उनके पति यानी बच्चियों के, अभागी बच्चियों के भाई और उनके पिता एक ही घर में 2 चूल्हे यानी एक ही कमरे के 2 चूल्हे करने पर राजी नहीं हुए। इस बात पर उसने बहुत झगड़ा किया और लड़ झगड़ कर वो अपने मायके चली गई। आगे लिखते हैं कि घटना के 1 दिन पहले भाभी की मां बीज बचाव के लिए आई थी कि वो आना चाहती है यहाँ पर, लेकिन उसमें क्या तय किया जाए, खाना कौन बनाएगा। और जब बात नहीं बनी तो उन्होंने उन्हीं बच्चियों को बहुत भला बुरा कहा था, बहुत ही खराब खराब बातें कही थीं। दूसरी बात वो लिखते हैं कि घटना वाले दिन, जिस दिन दशहरा था, उस दिन शाम को दशमी खत्म हो गई, उसके बाद एकादशी लगी। दिन था गुरुवार। उस दिन सभी बच्चियों का व्रत था। दशहरा का खाना शाम को खा के उन लोगों ने सब अपनी रसोई साफ कर दी
क्योंकि एकादशी के दिन खाना उनको सबको व्रत रहना था। रात में जब वो 8:30-9 बजे के आसपास माँ साहब आए तो वो नीचे की तरफ आए और बच्चियों से कहा कि खाना खिला दो। बच्चियों ने कहा कि आप 10 मिनट इंतज़ार कर लीजिए, चूँकि एकादशी का व्रत सबका है, तो सब हम लोगों ने रसोई साफ़ कर दी थी शाम को ही। इस पर वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने अपनी सभी बच्चियों पर तमाम भद्दे गलत लांछन लगाए और जैसे ही वो लांछन लगाकर ऊपर अपनी नई पत्नी के पास गए, वैसे ही इन तीनों ने ज़हर खा लिया। बहुत लंबी मेल लिखी थी, उन्होंने सारी बातें लिखी हैं और आगे लिखा है कि माँ साहब बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति थे। उनका स्वभाव बहुत विचित्र था। देखने में वो साधारण कुर्ता धोती पहनने वाले बहुत नॉर्मल जो टीचर का एक स्वरूप, पुराने ज़माने में जो अध्यापक का एक स्वरूप होता था, उस स्वरूप में दिखा करते थे। लेकिन जैसे उन्होंने अपनी बेटी से कम उम्र की महिला से शादी करने की जिद कर ली, आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि वो किस तरह के जीवन में उनका क्या आचरण रहा होगा। इसके बाद उन्होंने मेरे उस किस्सागोई के हमारे परिवार के उस व्यक्ति ने पुलिस पर आरोप लगाए। मेल में आगे लिखा उन्होंने कि आपने सिर्फ 5 पक्षों का क्यों जिक्र किया? 6वां पक्ष पुलिस थी। पुलिस को अपना काम करना चाहिए था। वो क्यों समाज के लोगों के या आबादी के दबाव में आई? वो जेल भेज देती, बेशक पहली पेशी में ही ये मुकदमा ख़त्म हो जाता, लेकिन इन दोनों को जेल भेजना चाहिए था। अंत में ये भी लिखते हैं कि माँ साहब और मेरी उनकी रिश्तेदार हैं जो बोली उनकी दूसरी बीवी, इन दोनों ने जो अपराध किया है वो अक्षम्य अपराध है। मैं उस परिवार से ज़रूर हूँ, लेकिन उनके अपराध का किसी भी तरह से, किसी भी रूप में उसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। सौम्या मोहंती जी लिखती हैं कि अच्छा, इस सिलसिले में आज जब मैं ये लिख रहा था करीब 190 या 192 कमेंट्स आ चुके थे। मैं सबके नाम ज़रूर लूँगा आज, थोड़ा समय लगेगा, आज की घटना थोड़ा कम बताऊँगा, लेकिन नाम ज़रूर लूँगा। पहला कमेंट जो आया था वो सौम्या मोहंती जी का था। उन्होंने सिर्फ तीनों बच्चियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है और ये कहा है उनके साथ जो हुआ है भगवान करे किसी के साथ ना हो। श्री गंगानगर के वो किसान जिन्होंने कल शहीदी सप्ताह के बारे में बताया था, उनका कहना है कि सारा दोष ननिहाल वालों का है। अगर वो चाहते तो बच्चियां आत्महत्या नहीं करती। मिस्टर ए अखलाक ये कहते हैं कि सारा दोष माँ साहब का है। अक्षत तुलसियान कहते हैं कि माँ साहब का दोष इसलिए है कि वो जिम्मेदारियों से भागे और दूसरा दोष ननिहाल वालों का है। मयंक तिवारी कहते हैं कि एकमात्र गलती जो उस परिवार में हुई माँ साहब की दोबारा शादी करने की थी और दोबारा शादी होते ही परिवार का विध्वंस, परिवार के भीतर जो टूट थी वो शुरू हो गई। दीवान सिंह सिलसिलेवार बताते हैं कि पहला सबसे बड़ी गलती माँ साहब की, दूसरी सौतेली माँ की, तीसरी समाज की और चौथी उनके ननिहाल की। आर के शर्मा कहते हैं कि माँ साहब और माँ की गलती है। संजीव मोहन कहते हैं कि माँ साहब की है और दूसरी बड़ी गलती पुलिस यानी आईओ की है जिसने इसमें एफआईआर लगा दी। दिनेश कुमार यादव कहते हैं कि माँ साहब नीचता की हद पार कर गए और ये भी कहते हैं कि माँ, उनकी जो बच्चियों की सौतेली माँ थी, वो साक्षात चांडाल थी। डी के ओहा साहब यहाँ भी कमेंट करते हैं, मेल तो उन्होंने भेजा ही था, कि माँ साहब जोरू के गुलाम थे। संजीव कुमार पाल कहते हैं कि माँ साहब नहीं, डी के ओहा कहते हैं कि मुझे इस कहानी में फिर मास्टरनी दीदी के आत्महत्या की कहानी याद आ गई। ये ठीक वैसी ही कहानी है, ये वैसा ही क्राइम है। देखिए, मैं इसको स्टोरी कभी नहीं कहता हूँ, मैं इसको कहानी कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये सत्य घटनाएं हैं। मैं सिर्फ घटना कहता हूँ, ये कतई स्टोरी नहीं है, ये कतई कहानी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ घटनाएं हैं। नोमान खान कहते हैं कि केस बंद नहीं करना चाहिए था, गलती पुलिस की है। सौम्या मोहंती फिर लिखती हैं कि माँ साहब की 60% गलती है। उन्होंने पत्नियों को सिर्फ सेक्स मशीन की तरह इस्तेमाल किया, बाकी की गलती ननिहाल और मामा के पक्ष की है। अभिजीत जी के कहते हैं कि अभिजीत जी के पीएम वो ये कहते हैं कि पोस्टमार्टम इनकन्क्लूसिव है। देखिए अभिजीत जी, मैं बता चुका हूँ कि क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले विसरा की जांच नहीं कर सकते। ये केमिकल लेबोरेटरी में ही संभव है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स थे।
इसलिए विसरा जांच के लिए हमेशा फॉरेंसिक लैब भेजी जाती है और फॉरेंसिक लैब में जो उसके कंस्टिट्यूएंट आते हैं तभी ठीक है। पुलिस ने देखा कि बदबू उसमें सल्फास की थी, पुलिस ने देखा कि उसमें उल्टी बहुत ज़्यादा हुई थी, पुलिस को कोई शक नहीं था, वो शीशियाँ बरामद हो गई जिसमें सल्फास थी। इसमें भी कोई शक नहीं था कि किसी दूसरे ने लाके उनको खिला दिया हो या खाने में मिला दिया हो। उन्होंने आत्महत्या की थी। लेकिन जब तक विसरा रिपोर्ट यानी केमिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती वो इनकन्क्लूसिव ही माना जाता है। अचल त्यागी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दोष लड़कियों का है क्योंकि उन्होंने अपराध को सहा, उन्हें इसका प्रतिरोध करना चाहिए था। एसपी सिंह भदौरिया बहुत हमारे पुराने परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि माँ साहब कामांध थे। प्रदीप भानुभूम ये भी बहुत पुराने हमारे श्रोता हैं। उन्होंने कहा कि पहली गलती माँ साहब की और दूसरी पत्नी की। रितिका कुटुश माँ साहब को गलत मानती हैं, बलविंदर बैंस माँ साहब को मानती हैं, पूनम बाहरी कहती हैं कि 100% माँ साहब की गलती थी, गौतम कुमार कहते हैं सारी गलती पुलिस की थी। भावना उपाध्याय जी हमारी बहुत रेगुलर पारिवारिक सदस्य हैं। उन्होंने सौतेली की व्याख्या की है और ये कहा है कि इतनी दुख भरी कहानियाँ सुनाते समय आप डिस्क्लेमर लगा दिया करिए। इनका ये सुझाव था। DK ओहा साहब फिर लिखते हैं कि माँ साहब स्त्रैण स्वभाव के थे। पंकज मालवी कहते हैं कि सारा दोष माँ साहब का है। फरजाना अजीज़ कहती हैं माँ साहब का दोष है। लोकेश कुमार मिश्राम कहते हैं माँ साहब का दोष है। प्रिया मी कहती हैं कि हार्टलेस फादर था, सब उसी का दोष था। अश्वनी राय पुलिस पर गुस्सा कर रहे थे। आदित्य अवस्थी माँ साहब को दोषी मानते हैं। रोशन मोटिवेशन कहते हैं माँ साहब शौकीन मिजाज के थे, इसलिए ये सब सारी घटनाएं हुई हैं। इमरान खान कहते हैं कि माँ साहब पर ब्लैक मैजिक सवार था, उसी का असर था, इसलिए उनका ऐसा व्यवहार था। सोनिका दहिया कहती हैं कि माँ साहब की सारी गलती है। हितेश भारद्वाज दुबई से कहते हैं कि वही माँ साहब। श्रीमती कैलाशो देवी कहती हैं माँ साहब। सिंह उज्जैन कहते हैं माँ साहब। रजनीश कुमार कहते हैं कि सिर्फ इसके लिए समाज दोषी है, कोई और नहीं। सलमान खान कहते हैं माँ साहब। राजेश सिन्हा कहते हैं कि इसमें पुलिस का आईओ दोषी है। शिव कुमार चहल कहते हैं माँ साहब। कशीला भगत कहते हैं माँ साहब कामांध थे। संदीप सिंह कहते हैं कि माँ साहब और उनकी माँ बराबर की उनकी पत्नी सौतेली माँ बराबर की दोषी हैं। अंजना वर्मा भी यही कहती हैं कि माँ साहब और सौतेली माँ बराबर की दोषी हैं। बी पॉजिटिव कहते हैं कि वो समाज के 4 लोग दोषी हैं जिनका ये सब किया कराया है। शिव सिंह कहते हैं माँ साहब। कृष्णा शर्मा कहते हैं माँ साहब। समी गोलम कहते हैं माँ साहब। अखिलेश चौधरी कहते हैं माँ साहब। नरेंद्र सिंह कहते हैं कि माँ साहब काम वासना से ग्रसित थे। मोहम्मद मोहसिन कहते हैं कि माँ साहब बहुत जालिम आदमी था। सोनल पांडे कहते हैं माँ साहब। सत्येंद्र चौहान कहते हैं कि मैं आपसे मिल के ही बताऊंगा। मेहरून निशा कहती हैं माँ साहब। मोहम्मद वारिश इमाम कहते हैं माँ साहब। श्रीनिवास सारस्वत कहते हैं माँ साहब। सरिता ने आज नाम नहीं लिया। सरिता विश्वकर्मा जी बहुत पुरानी श्रोता हैं, बहुत परिवार की पुरानी सदस्य हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया पर यह कहा कि घटना बहुत शर्मनाक है। शिवम चौहान कहते हैं इसमें सारी गलती भाई की थी, किसी और की गलती नहीं है। भाई को ये बातें संभालनी चाहिए थी। सलमान अंसारी कहते हैं कि माँ साहब की गलती थी। डॉक्टर रामकृष्ण तिवारी कहते हैं माँ साहब की गलती थी। DK शर्मा कहते हैं माँ साहब की गलती थी। बराबर की गलती सौतेली माँ की भी थी। रवि त्रिपाठी बाप को दोषी मानते हैं। सुनील दीक्षित माँ साहब को दोषी मानते हैं। राजेश सक्सेना कहते हैं कि माँ साहब हवस के पुजारी थे। मैंने किसी का नाम लेना नहीं छोड़ा। हाँ, मेल्स मैंने कुछ लोगों के रिप्लाई सिर्फ इसलिए नहीं किए कि वो मेल्स बहुत मार्मिक थे और उनका जवाब देना बहुत ठीक नहीं लग रहा था मुझे। अब आज की क्राइम की वो घटना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वाकया है 14 जुलाई 1999 का। रात करीब 9 बजे। लालगंज थाना है, जनपद है रायबरेली। इस घटना का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि 99 की ये घटना है और 2013 में मैं SB रायबरेली हुआ था। तब भी इसमें वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष मेरे पास आए थे। ट्रायल अभी भी उस समय भी कोर्ट में चल रहा था। अब का पता नहीं मुझे कि अब क्या हुआ है। श्री वीरेंद्र त्रिपाठी जो थाना लालगंज के रहने वाले थे, कस्बे के, वो थाने पर पहुंचे। उनका एक किराएदार धर्मेंद्र कुमार सिंह और पड़ोस के 5-6 लोग उनके साथ थे।
उन्होंने थाना प्रभारी को बताया कि उनका 16 वर्षीय पुत्र ब्रिजेंद्र त्रिपाठी उर्फ पिंटू त्रिपाठी आज लालगंज के कस्बे में जो लिटिल फ्लावर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है उसमें पढ़ने गया था। वो कक्षा 10वीं का विद्यार्थी था और शाम को जब वो नहीं आया तो 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद मैं उस स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे छात्रों के घर गया कि क्या हुआ आज पिंटू आया नहीं, पिंटू त्रिपाठी नहीं आया। तो लोगों ने कहा कि हाँ, हमने देखा नहीं उनको कहाँ हैं, लेकिन छुट्टी 1-1.5 घंटे पहले हो चुकी है और स्कूल बंद हो गया है। सभी लड़के वापस आ गए थे, लेकिन पिंटू के बारे में कोई कुछ नहीं बता पा रहा था। पूरा मोहल्ला पिंटू को ढूंढ रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और चपरासी सबके घर जाकर रविंद्र त्रिपाठी यानी पिंटू के पिताजी ने बातचीत कर ली थी, लेकिन इतना पता लगा था कि वो अंतिम क्लास में भी उपस्थित था और जब स्कूल बंद हुआ है उस समय वो सभी बच्चों के साथ बाहर भी निकला था, लेकिन उसके बाद किसी ने उसको नहीं देखा। इंस्पेक्टर ने यह कहा कि भाई अभी 3-4 घंटे ही हुए हैं, आप ज़रा ये पता कर लीजिए कि ये टाइम ऐसा है कि अगर किसी दोस्त का बर्थडे होगा, जन्मदिवस होगा, तो हो सकता है उसमें चला गया हो और फिर 1-2 घंटे और वेट कर लीजिए। अगर कहीं गया होगा इस तरह के दोस्तों के किसी प्रोग्राम में तो 11-12 बजे तक आ जाएगा, लेकिन अगर तब भी नहीं आता तो आप सवेरे आइएगा, बच्चे की डिटेल लाइएगा, उसकी कदकाठी लाइएगा, फोटोग्राफ लाइएगा, मैं गुमशुदगी लिख दूंगा। पुलिस ने यह कह के उनको टरका दिया। वीरेंद्र त्रिपाठी सबको लेकर घर आ गए और वो सुबह 4 बजे तक बच्चे के, पिंटू के सभी दोस्तों के यहाँ ये पता करने के लिए कि किसी के यहाँ कोई बर्थडे तो नहीं है, धक्के खाते रहे। सुबह 4 बज गए, सबसे बात हो गई, लेकिन पिंटू का कुछ पता नहीं लगा। फिर सारी डिटेल लेकर, पिंटू की फोटोग्राफ लेकर वो 7 बजे थाने पर पहुंच गए। 9 बजे जब बड़े दरोगा जी यानी थानाध्यक्ष यानी इंस्पेक्टर साहब नहा धो के नाश्ता पानी करके अपने कार्यालय में आकर बैठे, तब उन्होंने आदेश किया कि इनकी गुमशुदगी लिख दी जाए। गुमशुदगी लिखने के बाद पुलिस की जो SOP होती है, जैसे इश्तहार छपवाना, दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए रिक्वेस्ट करना, सार्वजनिक स्थान पर उस इश्तहार को चिपकाना, DCRB से को सूचना देना और फिर SCRB से लावारिस लाशों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, अज्ञात शवों की जानकारी SCRB से लेना कि शायद किसी दूसरे ज़िले में ना इस तरह की कोई बात हुई हो। पर इन सब के बाद भी पिंटू का पता नहीं लगा। थाने पर लगभग रोज पिंटू के पिताजी वीरेंद्र त्रिपाठी जी और उनका किराएदार धर्मेंद्र सिंह, 2-3 आस पड़ोस के लोग और सारे रिश्तेदार लगभग रोज थाने पर ये पता करने के लिए जाने लगे कि आगे कोई बात बनी कि नहीं बनी। लेकिन थाने पर भी कोई न कोई किस्सा कहानी बताकर उनको वहाँ से वापस कर दिया जाता था कि वहाँ गए हैं, इससे पूछा है, वो बता रहा था कि वहाँ देखा गया था। इस तरह की बातें बता के इनको वापस कर दिया जाता था। जब 1 सप्ताह हो गया तो कुछ स्थानीय नेताओं और नागरिकों ने एक दिन पूरा लालगंज बाजार बंद करा दिया। लालगंज रायबरेली मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। बड़ा धरना और प्रदर्शन हुआ। शहर से भाग के सभी पुलिस के उच्चाधिकारी और SDM मौके पर पहुंचे। लोगों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की। फिर सभी अधिकारियों ने मिलकर 3 दिन में मामले को सुलझा लेने का, बरामद करने का, जिंदा या मुर्दा ले आने का आश्वासन दिया। इस पर फिर वो जाम और धरना प्रदर्शन खुला और उसके बाद फिर स्थिति वहाँ पर सामान्य हुई। 3 दिन भी बीत गया, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि 3 दिन की समय सीमा अधिकारियों ने दी थी और पुलिस भी थोड़ी बेचैन होने लगी। ऐसा लगा कि पब्लिक फिर सड़क जाम करेगी, फिर उनको क्या आश्वासन दिया जाएगा। इस बीच में पिता वीरेंद्र त्रिपाठी के पास बच्चे के गायब होने के तीसरे दिन ही रैंसम की कॉल आ गई थी। लेकिन उन लोगों ने इतना धमका दिया था कि अगर पुलिस को जरा सा भी पता लगा तुम बच्चे को जिंदा नहीं पाओगे। लेकिन जिस दिन धरना प्रदर्शन ज़्यादा हो गया, सारे अधिकारी आ गए, तो बच्चे के पिता डर गए कि कहीं उसको ये एहसास न हो जाए कि मैंने पुलिस को बता दिया है। वो सीधे CO लालगंज के पास यानी पुलिस उपाधीक्षक लालगंज, डिप्टी SP लालगंज सर्किल, उनके पास गए और उन्होंने ये बताया कि घटना के तीसरे दिन ही एक कंकड़ में बांधकर एक कागज़ का टुकड़ा मेरे यहाँ फेंका गया था और उसमें मुझे अगले दिन 4 बजे एक PCO का नाम बताया गया था, वहाँ आने के लिए कहा गया था और ये भी कहा था कि खबरदार अगर PCO तक पुलिस आई तो बच्चा जिंदा वापस नहीं आएगा।
फिर मैं उस दिए हुए समय पर अकेले ही पीसीओ पर गया। थोड़ी देर बाद फ़ोन आ गया। पीसीओ वाले से पूछा गया कि फलां आदमी खड़े हैं? उन्होंने कहा हाँ हैं साहब। फिर उनको फ़ोन दे दिया गया। पहले उसमें मुझे धमकाया गया कि ध्यान रखना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर पुलिस को पता लगा तो तुम बच्चे की जान से हाथ धो बैठोगे। उसी समय मुझे बताया गया 5 लाख रुपए तैयार रखना, हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें कहाँ लेकर आना है। फिर उसने आगे भी बताया लड़के के बच्चे के पिता ने कि उसके बाद 2 बार और अलग अलग पीसीओ पर मुझे बुलाया गया और कहा गया कि पैसा तैयार है कि नहीं है। लेकिन आज जब इतनी पुलिस आ गई तो मुझे अब डर लग रहा है कि अगर उनको जरा सा भी शंका हुई, क्योंकि सभी पुलिस वाले हमसे भी बात करने आ रहे थे कि साहब धरना खुलवा दीजिए, हम बहुत जल्दी कोशिश करके रिकवर कराएंगे बच्चे को। सीओ साहब ने सादे में सभी पीसीओ जो उन्होंने बताए थे उस जगह भेजा, लेकिन कोई बात, इनकमिंग कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। और उस समय सर्विलांस की टेक्निक इतनी उच्च स्तर की नहीं थी कि इसका पता किया जा सके कि ये इनकमिंग कॉल कहाँ से आई थी। घटना के 11वें दिन यानी 24 जुलाई 1999 को लालगंज कस्बे के पास के गांव पहाड़ीपुर मजरे बहाई उसके प्राइमरी पाठशाला के बच्चों को सुबह सुबह यह एहसास हुआ कि कहीं से मरे जानवर की बहुत तगड़ी बदबू आ रही है। स्कूल के सफाई कर्मचारी को बुलाया गया। वो उसको ढूंढते ढूंढते सेप्टिक टैंक तक पहुंचा। सेप्टिक टैंक के ऊपर का सीमेंट का जो ढक्कन होता है उसको खोला। उसमें सबसे ऊपर ही शर्ट पैंट एक ऊपर तैरती हुई दिखाई पड़ी और बदबू वहीं से आ रही थी। तुरंत पुलिस को सूचना गई, पुलिस आई, उस बॉडी को बाहर निकाला गया। 11 दिन की बॉडी वो भी सेप्टिक टैंक के बहुत ही गंदे माहौल में। बॉडी लगभग गल चुकी थी, हड्डियों का ढांचा था, लेकिन जो लिटिल फ्लावर स्कूल की ड्रेस थी उन हड्डियों के ढांचे पे ऊपर फंसी हुई थी। पिंटू के पिता, उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों को बुलाया गया। सब लोगों ने पहचान लिया कि ये पिंटू की ही ड्रेस है और ये पिंटू ही था। अस्थिपंजर को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब पुलिस को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, क्योंकि पिछले 10 दिन से क्या दोस्त, क्या उनके जो जानने वाले, क्या टीचर, क्या प्रिंसिपल, क्या स्कूल, पुलिस पर दबाव भी बहुत था। सब जगह पुलिस जा चुकी थी, कहीं से कोई बात पता नहीं लगी थी। तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस चौराहे पर खड़ी हो गई। समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। कप्तान साहब से बात की उस समय, जो एसपी रायबरेली रहे होंगे। उन्होंने कहा कि भाई पहले जरा घर पे देखो, फिर से एक बार बात करो, घर में जरा सर्च करो, बच्चे के स्कूल की जो बैग है, बच्चे के स्कूल का जो जहाँ वो पढ़ता लिखता है वहाँ सर्च करो, हो सकता है कोई लीड वहाँ से मिले। बात भी सही थी, चूंकि पुलिस तो 5 दिन से अपहरण और फिरौती के लिए अपहरण पर काम कर रही थी। उसका कभी दिमाग नहीं गया कि बच्चे के उसमें किताबों कापियों में भी ढूंढना चाहिए। खैर एक टीम वहाँ गई और जहाँ वो पढ़ाई लिखाई अपनी करता था, किताबें कॉपियाँ जहाँ रखी हुई थी, एक एक पन्ने पर कि कहीं कुछ लिखा तो नहीं है, एक एक पन्ने को तलाशा गया। जांच करते करते पुलिस को पोर्नोग्राफिक लिटरेचर की एक किताब वहाँ मिली। मस्तराम की किताब जिसको कहते हैं, बहुत ही लोग जानते हैं, जो इस तरह के लिटरेचर पढ़ते हैं या जो इसमें दखल रखते हैं वो जानते हैं कि मस्तराम की जो किताबें हैं कितनी घोर पोर्नोग्राफिक और कितनी भद्दी होती हैं। 16 साल का बच्चा, वो भी एक कस्बे का रहने वाला, उसके पढ़ाई की किताबों के बीच में मस्तराम की किताब मिलना, ये पुलिस वालों को बड़ा अचंभित करने वाली बात थी। उसको फिर से अच्छी तरह देखा गया। उसमें जो कवर उसका था, उसके पीछे वाले कवर के भीतर की तरफ एक शब्द लिखा था, श्याम, सिर्फ श्याम लिखा हुआ था। इससे कोई बहुत ज्यादा लीड मिल नहीं रही थी। थाने के नए सिपाहियों को सीओ लालगंज ने बुलवाया। उन्होंने कहा भाई देखो, तुम लोग नए हो, तुमको ज़्यादा जानकारी होगी, हम उम्र लोगों से बात होती होगी। ये किताब, ये पोर्नोग्राफिक लिटरेचर जिसमें पीछे श्याम लिखा हुआ है, ये कहाँ से खरीदा गया है, ये कहाँ बिकता है। सिपाही उसको लेके गए। 4-5 घंटे उन्होंने मेहनत की और लौट के बताया कि साहब ये श्याम की एक बुक की दुकान है, श्याम बुक स्टॉल, वो रायबरेली शहर में बस अड्डे के ठीक सामने है और उसी के फुटपाथ पर कई लोग पुराने उपन्यास और पुराने किताबों की दुकान टेम्परेरी लगाते हैं। बताया ये गया है कि उन्हीं में से कुछ
ये पोर्नोग्राफिक लिटरेचर भी बेचते हैं। फौरन उस किताब को लेकर एक टीम को रायबरेली शहर के बस अड्डे पर भेजा गया कि जाकर देखिए। देखा, वो श्याम बुक स्टॉल थी, उसके सामने की तरफ वो पटरी पे कई दुकानें लगती थीं, शायद अब भी लगती ही होंगी, जो लोग रायबरेली बस अड्डे से परिचित होंगे। हालांकि उसका रिनोवेशन हुआ है, लेकिन फिर भी हो सकता है, क्योंकि वही स्थान होता है रेलवे स्टेशन के सामने या बस अड्डे में सामने, जब यात्रा करते समय ये कम उम्र के बच्चे इस तरह के गंदे साहित्य पढ़ते हैं। उससे कहा गया, श्याम वाले से, तो उसने कहा साहब ये पोर्नोग्राफिक किताब है, ये हमारे यहाँ नहीं, ये जो नीचे ही लोग बेचते हैं उनके यहाँ की है। खैर वो आदमी मिल गया जिसके यहाँ से वो किताब बेची गई थी। उसने कहा कि हाँ साहब, हम श्याम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जो लोग इसको ले जाते हैं, 20 रुपए की हम किताब बेचते हैं, अगर वो वापस कर जाएं हमें तो उन्हें नई किताब हम सिर्फ 10 रुपए में दे देते हैं। और हमारे यहाँ से ही ले गए हैं, ये पहचान के लिए या कन्फर्म करने के लिए पीछे छोटा सा श्याम लिख देते हैं। क्योंकि वो श्याम बुक डिपो के सामने हम लगाते हैं, इसलिए श्याम के नाम से ही यहाँ सबका काम चल जाता है। उन्होंने बताया कि हाँ, 15-16 साल का एक बच्चा है, बहुत ही कम उम्र का, इसलिए ध्यान ज़्यादा गया कि वो 15-20 दिन में, 1 महीने में पुरानी किताब वापस करके नई किताब ले जाता है। और मैं कुछ पूछना नहीं चाहता, क्योंकि यही उम्र के बच्चे 20, 22, 25 साल की ये सब ले जाते हैं। लेकिन मैं पहचानता उसको इसलिए हूँ क्योंकि वो बहुत कम उम्र का है और उसको इस उम्र में ही इस तरह के साहित्य पढ़ने की लत लग गई है। उसने एक बात और बताई कि साहब, अभी पिछली किताब जब वो हमारे यहाँ देकर और 10 रुपए में ये वाली किताब जो आप ले आए हैं ले गया था, तो उस किताब में चूंकि हम इसमें जो वो होती है, पारदर्शी पन्नी होती है, वो लगा देते हैं ताकि लोग वहाँ पर जो दुकान में आए उसको पलट के देख ना सकें। हर तरह के लोग आते हैं तो वो पलटी ना जाए। जो जानने वाले हैं वो हेडिंग पढ़ के ही जान जाते हैं कि ये वो वाली किताब है। तो इसलिए उसको ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में लपेट के अच्छी तरह से स्टेपल कर देते हैं। तो हम जब उसको, जो वो वापस कर गया था, उसको स्टेपल करने के लिए पन्नी लगा रहे थे, तो उसमें एक कागज का टुकड़ा मिला था जो किसी को लिखी हुई चिट्ठी थी। मैंने संभाल के इसलिए रखा है कि वो लड़का जब फिर इसको वापस करने आएगा तो मैं उसको बता दूंगा कि तुम्हारी पुरानी किताब में ये चिट्ठी थी, संभवतः उसने देखी नहीं थी। अदरवाइज जो चिट्ठी थी, जो उसमें लिखा हुआ था, वो कोई भी उसे किताब में छोड़ेगा नहीं। उसमें लिखा था कि ये वाली किताब तुम्हारे अंकल के हाथ लग गई थी, उन्होंने बहुत सवाल जवाब किए, अब की बार जो किताब ले आना अपने पास ही रखना, छिपा के रख लेना, जब मैं आऊंगी मैं खुद ले जाऊंगी। ये तय हो गया कि किसी लड़की ने, किसी महिला ने, ये पिंटू का नाम भी लिखा था, पिंटू के लिए चिट्ठी लिखी है और उस महिला को ये पता है कि ये पोर्नोग्राफिक लिटरेचर ये ले आता है। और ये भी क्लियर हो गया कि वो महिला भी उसमें शामिल शरीक है पोर्नोग्राफिक लिटरेचर में। पर बड़ा प्रश्न ये था कि अंकल कौन हो सकते हैं। फिर से एक बार कोशिश की गई, परिवार के साथ बैठे, कस्बे की ही बात है, इंस्पेक्टर भी गए, बाकी लोग, कि ये किसको किसको अंकल कहता था और किसको आंटी कहता था। तो बहुत से नाम गिनाए गए, एक एक करके उनको देखा गया कि भाई ये पोर्नोग्राफी कैसे पढ़ेगा, ये पोर्नोग्राफी कैसे पढ़ेगा। अंकल आंटी से लोगों ने अंदाज़ा लगाया हमारे पुलिस वालों ने। बातचीत करते करते एक बात ये भी आई, शायद उनकी माँ ने बताई पिंटू की, कि हमारी जो किराएदार हैं उनकी पत्नी उपन्यास बहुत पढ़ती है और कभी कभी वो पिंटू, जब कभी वो जाता है शहर में, कभी दोस्तों के साथ जाता है, कभी सामान लेने जाता है, कपड़े लेने जाता है, कुछ किताबों की ज़रूरत पड़ती है और किसी टीचर से मिलने ज़्यादा जाता है वहाँ पर, जिससे वो इंग्लिश पढ़ता है, तो वो उससे उपन्यास मंगाती हैं। माथा ठनक गया पुलिस वालों का कि उनकी माँ उपन्यास कह रही है, ऐसा तो नहीं कि ये वही हैं जो इस तरह की पोर्नोग्राफिक लिटरेचर बच्चे से मंगाती है। 2 महिला कांस्टेबल, एक महिला सब इंस्पेक्टर को उससे पूछताछ के लिए भेजा गया।
ये कह के भेजा गया कि देखिए उसके यहाँ उपन्यास अगर हैं तो ठीक है, और उससे हिसाब किताब की कॉपी ले आना ताकि हैंडराइटिंग से मैच कर लिया जाए कि वही महिला है कि नहीं है। महिला पुलिसकर्मियों की टीम गई, उनके यहाँ से 3 उपन्यास मिले। 2 तो कुछ वैसे रोमांटिक टाइप के और एक कर्नल रंजीत का जासूसी उपन्यास, और उसके हिसाब किताब की कॉपी भी ले आए। थाने पर जब उसका परीक्षण शुरू हुआ, तीनों उपन्यास में पीछे श्याम लिखा था, और जो हिसाब किताब की कॉपी ले आए उससे उसकी राइटिंग बिल्कुल मैच कर रही थी। लेकिन हम आप मैच करने को नहीं मानते जब तक कि एफएसएल, ये जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं, वो सर्टिफिकेट ना दें। ये तय हो गया कि ये महिला उपन्यास पढ़ती है, उसी दुकान से उपन्यास लाई जाती है, और ये चिट्ठी जो इसने पिंटू को लिखी थी उसकी हैंडराइटिंग में है। इतना पर्याप्त था दोनों प्राणी को थाने पर बुलाने के लिए, यानी धर्मेंद्र और उनकी पत्नी को। बहुत गुस्सा था, पुलिस बहुत झेल चुकी थी। धरना, प्रदर्शन, जाम, आरोप प्रत्यारोप, अखबार, सब जगह पुलिस की छीछालेदर। बुलाया गया, महिला को महिला पुलिसकर्मियों के हवाले किया गया, बताया गया कि इससे पूछिए बात क्या थी। धर्मेंद्र से पूछा गया, उसने कहा साहब मैं उपन्यास नहीं पढ़ता हूँ, मेरी पत्नी उपन्यास पढ़ती है, कभी कभी मैं भी जब वो जो उपन्यास मांगती है वो ला के दिया करता हूँ। पत्नी से पूछा गया तो शुरुआती दौर पे वो वही ना नुकर करती रही, लेकिन फिर जब महिला कर्मियों की सख्ती शुरू हुई तो वो टूट गई। उसने पूरा किस्सा बयां किया। उसने कहा कि एक बार जब हम लोग नए नए यहाँ किराएदार आए थे तो मेरे पति किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गए थे। मुझे कुछ ज़रूरी सामान लाने रायबरेली जाना था। मैंने अपने मकान मालिक से रिक्वेस्ट की कि अगर आप साथ में पिंटू को भेज दें, तो बस मैं गई और आई। पिंटू साथ में गया, सामान जो मुझे खरीदना था वो खरीदा। फिर मैंने पिंटू से कहा कि यहाँ उपन्यास कहाँ मिलते हैं। पिंटू ने कहा मुझे नहीं पता है। हम लोग बस अड्डे पर पहुँचे, क्योंकि वहीं बस अड्डे से ही बस से लालगंज जाना था। मेरी निगाह उस बुक स्टॉल पे पड़ी जहाँ नीचे पुराने उपन्यास लोग बेच रहे थे। मैं पिंटू को लेके उसके पास गई। मैंने 2 उपन्यास, पुराने उपन्यास सेकेंड हैंड खरीदे, लेकिन तब तक मेरी निगाह पोर्नोग्राफिक लिटरेचर पर पड़ गई, जिस पर वो ट्रांसपेरेंट पन्नी लगाकर स्टेपल कर रखा था, पैक थी। मैंने पिंटू से कहा कि ये किताब तुम उठा के अपने सामान में, अपने बैग में रख लो, पैसा मैं दूंगी। पिंटू ने वैसा ही किया। बस पे मेरे साथ गया। मैंने पिंटू से कहा कि देखो, जब मैं बुलाऊंगी तो किताब लेके आ जाना, और ध्यान रहे जब अंकल जी घर में हों तो कतई किताब लेके मत आना। उसने भी 10 सवाल पूछे, क्या है इस किताब में। बहरहाल अगले ही दिन, जब चूंकि हमारे पति आए नहीं थे, अगले ही दिन खाना वाना खाने के बाद दोपहर में मैंने पिंटू को बुला लिया। छुट्टी का दिन था, वो स्कूल नहीं गया था, और कहा कि किताब लेके आ जाओ। वो किताब लेके आ गया। मैंने उसके जो कवर था, उसका जो वो था, उसमें जो स्टेपल था, वो तोड़ के किताब बाहर निकाल ली, और मैं उसको उच्चारण करके धीमे धीमे पढ़ने लगी। जैसे ही उसकी समझ में आया पिंटू को, वो उठ के भागने लगा। मैंने उसको पकड़कर फिर बिठा लिया और कहा अब हम नहीं, तुम पढ़ोगे। फिर पिंटू धीरे धीरे पढ़ने लगा। मैं उसको सीड्यूस करने लगी, और 4-5 दिन में ही पिंटू मेरे काबू में था। अक्सर जब पति रात में ज़्यादा शराब पीकर सो जाते थे, मैं चुपचाप इशारा करके पिंटू को बुला लेती थी। सब बता रखा था कि 2 बार खटखटाऊँ, 3 बार खटखटाऊँ, जोर जोर से खांसूँ, और वो भी, अब उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। एक दिन ये लिटरेचर मेरे तकिया के नीचे रह गया, और पति अपना कोई कागज पत्तर ढूंढ रहे थे, उनके हाथ ये किताब पड़ गई। उन्होंने मुझसे 10 सवाल पूछे। ये कौन लाया? तुम्हारे पास कैसे पहुंची? तुम भी पढ़ती हो क्या? मैंने बताया कि नहीं, अभी एक मोहल्ले की एक लड़की है, अभी अभी शादी हुई है।
तो वो दे गई थी कि मेरे यहाँ पड़ी हुई थी, आप इसको रख लीजिए, मेरी शादी हो गई है, घर में लोग देख लेंगे तो भी गलत है, ससुराल में देखेंगे तो भी गलत है, इसलिए रखी हुई है। लेकिन वो मेरी बात से सेटिस्फाइड नहीं थे, मेरे ऊपर वो शंका करने लगे। इस बात के 4-6-10 दिन बाद वो एक दिन ये कह के निकले कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, कुछ बहुत ज़रूरी काम है और मैं रात में 9-10 बजे तक ही लौट पाऊंगा। वो चले गए और फिर जैसे ही ये स्कूल से लौटा पिंटू, मैंने इसको बुला लिया। करीब 1 घंटे बाद अचानक मेरे पति ने मेरे कमरे की कुंडी खटखटाई, क्योंकि उसको भीतर से मैंने बंद कर रखा था। आवाज़ लगाई, पिंटू हड़बड़ा गया, बहुत जल्दी जल्दी में सारे कपड़े पहने और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो बाहर भाग गया। उसका हाथ पकड़कर मेरे पति ने रोका, कह रहे तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो बोला मैं टीवी देख रहा था, क्योंकि मैं अभी स्कूल से आया हूँ, टीवी देखने को पापा मना करते हैं। ये कह के वो भागता हुआ चला गया। लेकिन उसके भीतर जैसे ही उसके जाने के बाद भीतर आए धर्मेंद्र, उनका व्यवहार बदला बदला था। मुझे पूरी शंका थी कि इन्होंने झरोखे से कुछ न कुछ देख लिया है। मैं भी उस दिन के बाद से डर गई। अब तक पुलिस की समझ में आ गया था कि मामला क्या हो सकता है। पुलिस ने धर्मेंद्र पर विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ तत्काल शुरू कर दी। उसने बताया कि वो उन्नाव जिले के माखी थाना क्षेत्र के गजाखेड़ा गांव का रहने वाला है और यहाँ पर वो एक कॉन्ट्रैक्ट उसने ले रखा है, इसलिए पिछले 8 महीने से इन्हीं के किराए के मकान में रहता है। उसने बताया कि जिस दिन मुझे वो मस्तराम की किताब मिली, उस दिन से मेरी शंका बढ़ गई। मैं उहापोह में था कि कैसे पता लगे कि ये कौन दे गया है इसको। मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं 4-6 घंटे बाहर जाने की बात करूंगा तो पिछले कई दिन से घर ही में हूँ तो नहीं आया होगा, तो वो आदमी जो इसको ये लिटरेचर देता है वो जरूर आएगा। और मैं यहीं कस्बे में घूमता रहा। जब 1-1.5 घंटा हो गया, 1-2 घंटे, तो अचानक पहुंच के देखा तो दरवाजा भीतर से बंद था। मैंने उसके झरोखे से देख लिया कि मेरी पत्नी और पिंटू कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में है। मैंने गुस्से से दरवाजा खटखटा दिया, लेकिन मैं स्तब्ध था, मैं शॉक्ड था कि ये इसकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल और मेरी पत्नी की उम्र 30 साल। जरूर मेरी आंखों को कोई कंफ्यूजन हुआ है, इसीलिए मैंने उस समय पिंटू को कुछ नहीं कहा। जब उसने बताया कि मैं टीवी देख रहा था, मैंने उसे जाने दिया। लेकिन जब मैं ये चला गया, मैंने भीतर से दरवाज़ा बंद किया और अपनी पत्नी को बहुत मारा। तब पत्नी ने कहा कि तुम्हें जो करना हो मुझे करो, लेकिन उसको मत मारना। मैं समझ गया क्या मसला है। उसी दिन से मेरे मन में ये दिमाग में चढ़ गया कि अगर इसको मारूंगा नहीं तो ये पत्नी मेरे हाथ से चली जाएगी। जो जो शब्द उसने कहे थे वो मेरे कानों में अब भी गूंज रहे हैं। उसने अपने दोस्त पहाड़ीपुर का, बगल का गांव पहाड़ीपुर, नरेंद्र श्रीवास्तव और बलौली गांव का राधेश्याम और पंकज, इनसे बात की। इन लोगों ने तय किया, पहले ये काम 10 तारीख को ही करना चाहते थे, लेकिन उस दिन दांव नहीं बैठा, तो फिर ये काम इन्होंने 14 तारीख को किया। मैं बता दूं एक बार फिर तारीख क्या थी। ये काम इन्होंने 14 तारीख को किया, 14 जुलाई को। जैसे वो घर वहां से बाहर निकला स्कूल से,
वैसे ही मैंने उससे कहा कि चलो तुमको हम कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं और मोटरसाइकिल से घर तक ले जाएँगे। कहाँ तुम स्कूटर से घर तक ले जाएँगे। कहाँ तुम पैदल-पैदल घर जाओगे। वो फ़ौरन मेरी स्कूटर पर बैठ गया। मेरे पास स्कूटर थी यूपीजी 2630। मैं उससे उस पे बिठा के कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने श्रीवास्तव जी के घर ले गया, नरेंद्र श्रीवास्तव के यहाँ ले गया, जहाँ पहले से ही बलौली गाँव के राधेश्याम और पंकज बैठे हुए थे। पहले हम लोगों ने वहाँ छक कर शराब पी। प्लान ये था कि किसी भी तरह पिंटू को भी शराब पिला देंगे। जब ये नशे में हो जाएगा तो वहीं मार कर फेंक देंगे। लेकिन पिंटू किसी भी तरह से शराब पीने को राजी नहीं हुआ। वो कोल्ड ड्रिंक पीता रहा। थोड़ी देर बाद उसको हम लोगों ने ज़मीन पर गिरा दिया, मुंह में कपड़ा ठूँस दिया, हाथ-पैर बाँध दिए। फिर बाकी तीनों ने कहा कि ज़रा पूछो तो, क्या-क्या किया है इसने? फिर मैंने उससे तमाम अश्लील सवाल किए। ये भी पूछा कितनी बार मिले हो? वो हर एक का साफ-साफ, सही-सही जवाब देता जा रहा था। मेरा खून खौल गया। फिर मुँह में कपड़े ठूँस कर उसकी गर्दन तीनों ने मिलके दबा दी। उसके बाद कट्टे के बट से उसके चेहरे पर बहुत ढेर सारे घाव किए। शाम हो गई थी, कोई 8 बज गए थे। तुरंत ही बगल में ही स्कूल था, उसी गाँव का जहाँ नरेंद्र श्रीवास्तव के यहाँ जहाँ हम लोग रुके हुए थे। उसका जो सेप्टिक टैंक का ऊपर का हिस्सा था वो खुला हुआ था, उसी में से भीतर डाल दिया और तीनों लोगों ने मिलके उसको थोड़ा खिसका के बंद कर दिया। चिट्ठी नरेंद्र श्रीवास्तव ने कंकड़ में बांध के उसके घर फेंकी थी। पीसीओ पर बात पंकज मिश्रा ने कराई थी। ये सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए और जेल भेज दिए गए। धर्मेंद्र की पत्नी को चूंकि मर्डर की जानकारी ही नहीं थी, इसलिए उसे शक का लाभ देते हुए साक्ष्य न होने के कारण उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अगर देखा जाए सामाजिक रूप से तो सबसे ज़्यादा गलती उसी महिला की थी। खैर, आज की घटना पुरुष की ऐसी हरकत को देखकर हम उसे कामांधता कहते हैं। उस आदमी की कामांधता है, काम में अंधा हो गया है, या उसको काम पिपासु कहते हैं। पर अगर महिला बिल्कुल ठीक वैसा ही रवैया करे या वैसा आचरण करे तो उसे क्या कहा जाएगा? आप ही जानिए, आप ही बताइए। मेरे मुंह से कहना हमारे ख्याल से उचित नहीं होगा। एक मासूम बच्चे को अपनी वासना पूर्ति के लिए शिकार बनाया और बेचारा उसकी जान भी चली गई। मैं बार बार इस तरह की घटनाओं के बारे में कहता हूं कि जिस घर में महिलाएं, बच्चियां मौजूद हों, वहां पर किसी गैर मर्द को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब तक कोई पुरुष उपस्थित न हो, कतई अलाउ नहीं करना चाहिए। धर्मेंद्र ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया और शराब में डूबा रहा, और जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो मासूम की हत्या कर दी। मैं अपने परिवार के लोगों से भी बार बार कहता हूं कि घर के भीतर तो कतई गैर आदमी को, कोई भी हो, कोई भी मर्द को, अगर घर में महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, तो कभी इंटरटेन न करें जब तक कि बहुत आवश्यक न हो। चाहे वो व्यक्ति रिश्ते की श्रेणी में हो, चाहे दोस्त की श्रेणी में हो, या किसी भी श्रेणी में हो। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।